आज हम कंप्लीट करेंगे बायोएनर्जेटिक्स इन वन शॉट। सबसे पहले हम लोग देते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो हमारे पास CO2 होता है 6CO2 + 12H2, हमारे पास बनता है ग्लूकोज ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये एक एंजाइमेटिक रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक हम लोग इसे इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। हमें इसके लिए सनलाइट चाहिए होती है और जिससे हम लोग कार्बन और वाटर को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। और सबसे पहली बात ये हो रहा होता है क्लोरोफिल सेल्स में। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें एज अ मींस ऑफ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सिंपल सी बात है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होगा फोटोसिंथेसिस क्योंकि खुद खाना बना रही है लोग। हमारे पास आता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लाइट रिएक्शन, इसको हम लोग लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं और फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास आता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। हम लोग बात कर रहे थे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक में हमारे पास सिंपल सी बात है कि इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस और इसमें ओनली ATP इज फॉर्म्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कल। ठीक है, अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो इसमें बोथ फोटोसिस्टम 1 और 2 इन्वॉल्व होंगे और ATP और NADPH दोनों बनेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन क्लोज पाथ। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी होगा कि अगर यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन आयंस भी बनेंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक की बात करें। अब हमारे पास आता है बायोसिंथेसिस फेज, या जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, C3 साइकिल। ठीक है, ये हम लोग आगे करेंगे C3 साइकिल। C3 साइकिल के बाद हम लोग पढ़ते हैं C4 साइकिल या हैच एंड स्लैग पाथवे, जो हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन वाले। अब यहाँ पे एक स्पेशल फीचर मैंने लिखा है कि अकर्स इन मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स। एंजाइम्स रूबिस्को इज एब्सेंट इन मेसोफिल सेल्स। इसका मतलब ये है कि C4 प्लांट्स की जो एनाटॉमी होती है, रूबिस्को, वैसे तो हमें पता है कि हमारे जो C3 साइकिल है वो स्ट्रोमा में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूबिस्को प्रेजेंट होता है, वो भी मेसोफिल सेल्स के। सिंपल C3 साइकिल की बात करें, लेकिन जो C4 साइकिल्स होते हैं उनका रूबिस्को मेसोफिल सेल्स में एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उनका जो C3 साइकिल हो रहा होता है वो बंडल शीट सेल्स में होता है। इनका C3 साइकिल होता है, C3 साइकिल ये करते हैं, इनके पास होता है बंडल शीट सेल्स में। ठीक है, हम लोग आगे बात करें तो एक लास्ट में हमारे पास प्रोसेस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, और इसको हम लोग C2 साइकिल भी बोलते हैं, C2 साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग इसको कंसिडर बोलेंगे बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ATP बट देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ ATP विद रिलीज ऑफ CO2। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो रूबिस्को होता है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में ज्यादा बाइंड हो जाता है, फोटो रेस्पिरेशन करता है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा। अब ये एक वेस्ट प्रोडक्ट इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे हमारे फजूल में ATP यूज हो रही है और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हमारी ATP यूज हो रही है और हमारे पास CO2 भी निकल रहा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल। ओके, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल। ठीक है, इसको हम लोग डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन, अब इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहले तो होती है कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट स्टेप, फिर होती है रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है C3 साइकिल। ठीक है, कैल्विन साइकिल भी इसको बोलते हैं क्योंकि इसको मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था। और C3 तो हमें पता है, हम लोग इसको इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसको हम लोग C3 बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं 3CO2। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास होता है स्ट्रोमा में। लिख लेते हैं हम लोग स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किसके सेल्स में? मेसोफिल सेल्स में हो रहा है क्योंकि ये C3 साइकिल है।
मेसोफिल सेल्स। अब हम लोग क्या लेंगे, 3 CO2 लेंगे और हमारे पास होगा रुबिस्को जो एक 5 कार्बन कंपाउंड, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन का है, तो यहाँ पे कार्बन की अरेंजमेंट पूरी होगी। और इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन फिक्स हो रही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे, मतलब एक हम लोग फॉस्फेट ऐड करेंगे जिसके लिए हम लोग 6 ATP यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने करनी है रिडक्शन, तो उसके लिए हम लोग ग्लाइसरेट से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, लाइक ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, तो इसके लिए हम लोग NADPH यूज करेंगे, 6 से 6 NAD प्लस बनाएंगे। और इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ग्लिसरेट से एल्डिहाइड बन रहा है। तो हम लोग यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑफ G3P रख लेंगे, क्योंकि हम लोग इसको ग्लूकोज के लिए बना रहे हैं ना, कि हम लोग आगे इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर सके, ठीक है। सो एक मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे रखेंगे, बाकी रिबुलोज फॉस्फेट बन जाएगा और रिबुलोज फॉस्फेट को बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम लोग 3 ATP यूज करेंगे एंड देन वो दोबारा रुबिस्को में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 CO2 फिक्सेशन के लिए हम लोग 9 ATP यूज कर रहे हैं और 6 NADPH यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, बना रहे कुछ नहीं है, वो हम लोग क्रेब्स साइकिल में बनाएंगे। यूटिलाइजेशन हो रही है ATP की और NADH की, ठीक है। अगर फॉर 1 ग्लूकोज की, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन होते हैं, तो हम लोग 2 दफा CO3 से C3 साइकिल करेंगे ताकि हमारे पास 2 G3P आए जो 6 कार्बन बनाए और हमारे पास ग्लूकोज बने। तो ग्लूकोज के लिए बात करें तो हमारे पास 6 क्या चाहिए, हमें 6 CO2 चाहिए होगा और हमें चाहिए होंगे 18 ATP चाहिए होंगे और 12 NADH चाहिए होंगे। और यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ये सिर्फ C3 साइकिल में हो रहा है, C4 साइकिल की चेंज होंगी, ठीक है। C4 C3 साइकिल के लिए हमें 12 ATP चाहिए और C3 साइकिल के लिए हमें 18 ATP चाहिए और 12 NADH चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि C3 एंड C4 साइकिल। अब C4 साइकिल तो हमें पता है कि हाई ट्रॉपिकल रीजन्स में हमारे पास C4 साइकिल होता है और C4 साइकिल भी का फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसको हम लोग C4 बोलेंगे। अब C3 साइकिल के बारे में क्या लिखा हुआ है कि C3 द स्टैंडर्ड प्रोसेसेस टू कार्बन फिक्सेशन इन मोस्ट प्लांट्स, तो मतलब सबसे ज्यादा प्लांट्स में C3 साइकिल हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन है, प्रोडक्ट कौन दे रहा होता है, तो प्रोडक्टिविटी की बात करें अगर हम लोग, तो हमारे पास C4 ज्यादा प्रोडक्टिव होता है एज कम्पेयर टू C3 से, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन हमें पता है कि थाइलाकॉइड्स मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हो रहा है और कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू ATP एंड NADPH, मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन कौन से है, ATP दे रहा है और NADH दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डार्क रिएक्शन, जो हमारे पास स्ट्रोमा में होता है, मतलब जहाँ रुबिस्को पाया जाता है और वो यूज करता है, ये हम लोगों ने अभी किया इस ATP और NADH को, ताकि वो CO2 को ग्लूकोज में फिक्स कर सके, ठीक है, और ग्लूकोज बना सके, सिंपल सी बात है। तो ये हम लोगों ने अभी किया जिसको हम लोग C3 साइकिल बोल रहे थे, डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग रेस्पिरेशन है तो देखें तो रेस्पिरेशन होता क्या है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। तो रेस्पिरेशन एक एम्फिबॉलिक पाथवे जिसमें CCO बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी डिटेल में ये कराया हुआ है। सो अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस ऐसा स्टेप होता है जो बहुत कॉमन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये कॉमन होता है, बोथ में होता है। तो एरोबिक प्रोडक्ट्स या एरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों ने की हुई है, यहाँ पे हम लोग वन शॉट कर रहे हैं। तो एरोबिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरोबिक प्रोड्यूस CO2 और H2O हाई एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाई एनर्जी बन रहे हैं, इसको काट दो, ये गलत लिखा हुआ है। सो एनारोबिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमें पता है कि वो लैक्टिक एसिड और एथेनॉल और अल्कोहल बनाते हैं ना, बैक्टीरिया जो होते हैं। तो हम अगर बात करें तो एरोबिक तो हमें पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, सिंपल सी बात है, और ये एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। तो
अगर हम लोग रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारे पास आता है क्रेब्स साइकिल, तो हम लोगों ने वैसे ही डिटेल में किया हुआ है क्रेब्स साइकिल, तो हम लोग जस्ट ओवरव्यू लेते लेते कि इसमें होता क्या है कि हम लोग जो एटीपी बनाते हैं, ठीक है, यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, हम लोग यहाँ पे एटीपी बनाते हैं, एनएडीएच को बनाते हैं, एफएडीएच को बनाते हैं, और इससे हम लोग आगे क्या करेंगे कि इससे हम लोग आगे एनर्जी बनाएंगे फ्रॉम ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एनएडीएच और एफएडीएच को यूज करके एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ एनएडीएच एंड एफएडीएच लिखा हुआ है कि जो बोथ एनएडीएच इलेक्ट्रॉन act as a electron carriers playing crucial role in the electron transport chain where the majority of ATP is produced. तो जब जो हम लोग ये NADH और FADH बना लेंगे तो हम लोग जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इसको पास करेंगे ताकि हमारे पास ATP बन सके। अब सिंपल सी बात हमें पता है कि एक NADH 3 ATP देता है और एक FADH 2 ATP देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ऐसा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे पॉइंट है कि the byproducts of the anaerobic respiration like lactic acid and ethanol can be toxic in high concentrations. Understanding these products help in fields like fermentation technology and exercise build-up impacts muscles performance, ठीक है। तो ये important information थी। Next हम लोग करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम लोग ईटीएस भी बोलते हैं, ईटीएस, NADH कॉम्प्लेक्स आप नाम से देख सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजेस NADH टू इनिशिएट द इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। अब FADH कॉम्प्लेक्स 2 इसको हम लोग बोल रहे हैं, मतलब सेकेंड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, FADH2, एंड ऑक्सीडाइजेस FADH2 कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोएंजाइम Q की, कोएंजाइम Q का काम क्या है कि की इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस 1, 2 और 3 के दरमियान, ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। एंड उसकी बात करें साइटोक्रोम C की, जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडाइजेस साइटोक्रोम 4 कॉम्प्लेक्स इन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब क्रूशियल फॉर एटीपी प्रोडक्शन एनर्जी वगैरह वगैरह। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 का फंक्शन हम लोग लिखा हुआ है कि साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स फैसिलिटेट्स फर्दर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, तो सिंपल से इसका फंक्शन लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जो NADH एक्ट एज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर इन ETS को आपने याद रखना है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर कौन एक्ट कर रहा है, NADH। वाइल FADH की बात करें तो ETC में एट अ लोअर एनर्जी लेवल पे एंटर होता है देन NADH की बात एज कम्पेयर टू द NADH, ठीक है, बट इट स्टिल इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट्स टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। कोएंजाइम Q इज अ यूनिक लिपिड सॉल्युबल कैरियर। अब आपको याद रखना चाहिए लिपिड सॉल्युबल कौन सा होता है, that links the two entry points of the electron from NADH and FADH. Next होता है साइटोक्रोम C, जो एज अ शटल काम करता है। साइटोक्रोम C is crucial for transferring electrons, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ट्रांसफर कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, साइटोक्रोम C। इसी तरह कॉम्प्लेक्स 4 क्रूशियल रोल देखें तो दिस कॉम्प्लेक्स कैटलाइज द फाइनल स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर reducing oxygen to water which is essential for maintaining the flow of electrons and ATP productions, ठीक है। एंड को फर्दर अगर आप डिटेल में देखना चाहते तो मैंने केमी ऑस्मोसिस सिंथेसिस या हाइपोथेसिस में कराया हुआ है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने C2 साइकिल की, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। C2 साइकिल होगा कब, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द CO2। तो जाहिर सी बात है जो हमारा रुबिस्को होता है उसकी एफिनिटी तो बोथ के साथ है बाइंडिंग की, लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड करेगा। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम लिया आपकी बुक से ही लिए कि रुबिस्को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, और जब रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक 3PGA बनेगा और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। अब हम लोगों ने लिया हुआ ये क्लोरोप्लास्ट है, फिर जो ग्लाइकोलेट होगा वो हमारे पास जाएगा पैराऑक्सीसोम में, ठीक है, वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह पैराऑक्सीसोम से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ग्लाइसिन से वो सीरीन में कन्वर्ट होगा और C2O को रिलीज कर देगा, ठीक है। एंड उसके बाद तो ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट होगा, सीरीन ग्लाइकोलेट में, एंड ग्लाइकोलेट वापस रिजनरेट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास C2 साइकिल। और अगर आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो ये 3PGA भी बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनता है। तो ये हमारे पास है C4 साइकिल।
अब इनके पास एक स्पेशल एनाटमी होती है, क्रांस एनाटमी, और इनकी वजह से ये C4 साइकिल कर होते हैं, बट दे आर मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है। जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइकिल करने वाले हैं। तो सबसे हमारे पास C4 साइकिल में होता क्या है, अब यहाँ पे है मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में हम लोग करने वाले हैं C4 साइकिल। सबसे पहले हमारे पास होता है पेप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब ये क्या करेगा, एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। एंड अगर हम लोग CO2 की बात करें, या कि ऑक्सैलोएसिटेट एसिटेट या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड भी इसको बोलते हैं, जो एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का, इस वजह से इसको C4 साइकिल बोल रहे हैं। और ये हमारे पास बनाएगा मैलेट। मैलेट हमारे पास जाएगा बंडल शीट सेल्स में, ये आपने याद रखना है। बंडल शीट सेल से मैलेट क्या करेगा, CO2 को निकालेगा और वापस पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे CO2 जाएगा कैल्विन साइकिल करेगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे इनका रूबिस्को प्रेजेंट होता है बंडल शीट सेल्स में। मेसोफिल्स में हम लोगों ने पढ़ा था वो एब्सेंट होता है, और यहाँ पे वो शुगर बना लेगा। एंड उसके बाद अगर हम लोग पाइरुवेट की बात करें, तो वो दोबारा रीजनरेट होगा पेप में, और यहाँ पे 2 ATP यूज होंगे और 2 ADP बनाने में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रीजनरेशन कर रहे हैं। और अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें कि एक CO2 अगर हम लोग फिक्स कर रहे हैं पेप फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ, तो हमारे पास 5 ATP यूज हो रहे हैं, ठीक है, और 2 NAD। अब 5 ATP कैसे, 2 तो ये यूज हो रहे हैं ना, 2 जो 3 वाले है ना, ये हम लोग कैल्विन साइकिल वाले कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वहीं पे एक CO2 फिक्स करने के लिए 3 ATP यूज होते हैं। और ये हमारे पास था C3 साइकिल वाला, ठीक है, ये यहाँ पे जो हो रहा है। तो टोटल हम लोग बात कर रहे हैं कि C4 प्लांट्स के लिए, ठीक है, तो 5 ATP यूज हो रहे हैं और 2 NADH। और अगर एक ग्लूकोज की बात करें तो 30 ATP होंगे और 12 NADH, ठीक है। ये किसके लिए है, C4 साइकिल के लिए।